जय हिंद। स्वागत है आप सभी का लाइट ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल में। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के पीवाईक्यू क्वेश्चन की। ठीक है, जो 2025 के एग्जाम में रेलवे हुआ था ग्रुप डी का, उसी का पीवाईक्यू क्वेश्चन का एक सेट लेकर के आए हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि वृषण, जिसको अंग्रेजी में टेस्टिस कहा जाता है, उदर गुहा के भीतर होने के स्थान पर बाह्य रूप से क्यों स्थित होता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, शुक्राणु परिवहन को सुगम बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी, टेस्टोस्टेरोन उत्पादन को विनियमित करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी, शुक्राणु निर्माण के लिए निम्न ताप बनाए रखने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, शुक्राणु निर्माण के निम्न ताप को बनाए रखने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन नहीं है। कौन सी घटना भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि जल का जमना। ऑप्शन नंबर बी, मोमबत्ती का जलना। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो मोमबत्ती का जलना होता है ना, ये भौतिक परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि ये जो होता है ये रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या यह होता है, तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है। इसके अलावा जो ये जल का जमना हो गया, बर्फ का पिघलना हो गया और जल का क्वथनांक हो गया, क्वथन हो गया, ये सभी के सभी भौतिक परिवर्तन होता है। लेकिन पूछा है कि इसमें भौतिक परिवर्तन नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि ये एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ना कि मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, Mg2Cl। ऑप्शन नंबर बी, MgCl। ऑप्शन नंबर सी, MgCl3। ऑप्शन नंबर डी, MgCl2। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का जो सूत्र होता है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, MgCl2। ये मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्यूटेन, जिसका सूत्र होता है C4H10, दो अलग अलग रूपों में पाया जाता है, एक सीधी श्रृंखला वाली और दूसरा शाखित श्रृंखला वाला। तो इस परिघटना को हम लोग क्या कहते हैं। तो इसको ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, उधरोपातन। ऑप्शन नंबर बी, बहुलीकरण। ऑप्शन नंबर सी, श्रृंखलन। ऑप्शन नंबर डी, समावयवता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको समावयवता कहा जाता है। ठीक है, और ये जो उधरोपातन होता है ना, ये ठोस का द्रव अवस्था में बदले बिना, जो ठोस होता है ना, इसका द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे गैस रूप में जब बदल जाएगा ना, तो उसी को कहा जाएगा उधरोपातन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, समवयवता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हड्डी की मुख्यतः संयोजी ऊतक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इसका कारण बताना है कि क्यों हड्डी को संयोजी ऊतक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, चाहे किया जाता है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, तंत्रिका आवेग उत्पन्न करता है। ऑप्शन नंबर बी, इसमें किसी भी मैट्रिक्स पदार्थ का अभाव होता है। ऑप्शन नंबर सी, इसमें खनिज युक्त बाह्य कोशिकीय मैट्रिक्स में फैली हुई कोशिकाएं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से किन की खेती मोती बनाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सीपियाँ होती है ना, इसी की खेती जो है ना, ये मोती बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक समान वेग समय ग्राफ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मतलब एक समान वेग समय ग्राफ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये हमको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ग्राफ एक वक्र है। ऑप्शन नंबर बी, वक्र के अधीन क्षेत्रफल बराबर गति विस्थापित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी, ढलान बराबर त्वरण बराबर 0। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ढलान और त्वरण जो होता है ना, ये एक समान समय ग्राफ में वो 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 8 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 200 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो प्रतिरोधकों के सिरों के बीच का विभवांतर क्या होता है। तो इसका जो सूत्र होता है ना, इसका सूत्र होता है P बराबर V² बटा में R, इसका सूत्र होता है। ठीक है, और P जो हमको दिया है 200 जूल। ठीक है, और V² हमको निकालना है, और जो R दिया है, जिसको रेक्टिफायर अंग्रेजी में इसी को प्रतिरोध कहते हैं, वो 8 दिया है। तो ये 8 जो है इधर 200 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1600। ठीक है, ये 1600 हो जाएगा, और अंडर रूट में ये हो जाएगा V²। ठीक है, तो ये V² जब इधर आएगा तो इसका रूट हो जाएगा 1600। तो इसी में से 40 निकल के आ जाएगा, और 40 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण जल में घुलने पर pH मान 7 से अधिक वाला विलयन बनाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए,
कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर बी सोडियम एसीटेट। तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम सल्फेट जब लवण जल में घुलेगा ना तो इसका जो pH मान 7 से अधिक हो जाएगा। और इसके अलावा जी ये कॉपर सल्फेट हो गया, अमोनियम क्लोराइड हो गया, सोडियम क्लोराइड, ये जब जल में घुलेगा ना तो इसका 7 से अधिक नहीं देगा, ठीक है। और कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, तो CuSO4 इसका कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है। अमोनियम क्लोराइड का सूत्र होता है NH4 और Cl इसका सूत्र होता है अमोनियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड का NaCl सूत्र होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ना कि निम्नलिखित में से कौन सी एकल विशिष्टि जीव द्वारा जनन की विधि नहीं है। एकल विशिष्टि जीव द्वारा जनन की विधि नहीं है। 4 ऑप्शन में से हमको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लैंगिक जनन जो होता है ना, जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो होता है ना एकल विशिष्टि जीव द्वारा जनन की विधि नहीं है। इसके अलावा जो ये विखंडन हो गया, खंडन हो गया या पुनर्जनन हो गया, ये एकल विशिष्टि जीव द्वारा जनन की विधि है, लेकिन पूछा है कि इसमें कौन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ना कि एक एक्स्ट्रा को जल से भरे गिलास में रखने पर वह मुड़ी हुई दिखाई देती है के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कथन 1 देखते हैं, आपतित किरण अपवर्तित किरण अभिलंब एक ही तल में होते हैं। कथन 2, आपतित किरण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात हमेशा नियत रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोनों जो कथन है ना ये बिल्कुल राइट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों ही सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ना, क्वेश्चन 12 कह रहा है कि उच्च पिच और निम्न पिच ध्वनि में क्रमशः डैश होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए निम्न आयाम और उच्च आवृत्ति, ऑप्शन नंबर बी निम्न आवृत्ति और उच्च आवृत्ति, ऑप्शन नंबर सी उच्च आवृत्ति और निम्न आवृत्ति। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च जो पिच होता है ना उसमें उच्च आवृत्ति होती है और जो निम्न पिच होता है उसमें निम्न आवृत्ति होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु एक ही तल में 3 अन्य कार्बन परमाणु से संबंधित होते हैं, जिससे एक डैश व्यूह बनता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पंचभुजीय, ऑप्शन नंबर बी वर्ग पिरामिडी, ऑप्शन नंबर सी द्विसमलंबाक्ष, ऑप्शन नंबर डी षटकोणीय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, षटकोणीय बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि आमाशय और आंतों जैसी आंतरिक अंगों की भित्तियों में किस प्रकार की पेशी होती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आमाशय और आंतें जैसे आंतरिक जो अंगों की भित्तियाँ होती है ना उसमें चिकनी पेशी पाया जाता है, ठीक है। और ये कंकाल पेशी किसमें पाया जाता है, तो ये हमारे मांसपेशियों जो होता है ना, हमारा शरीर का जो मांसपेशी होता है उसी में कंकाल पेशी पाया जाता है, ठीक है। हमारे शरीर के मांसपेशियों में कंकाल पेशी पाया जाता है। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 15 कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है ना कि एक गिलास को कार्ड से ढक दिया जाता है तथा कार्ड एक सिक्का रखा जाता है। एक गिलास को कार्ड से ढक दिया जाता है और कार्ड पर एक सिक्का रखा जाता है। जब कार्ड को अंगुली से तीव्रता से झटका दिया जाता है तो सिक्का ग्लास में सीधा गिर जाएगा। तो वह स्थिति क्या दर्शाती है कि जब सिक्का में ग्लास गिर जाएगा, तो वह स्थिति को हम बताना है। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए कह रहा है जब कार्ड आगे खिसक जाता है तो जड़त्व के कारण सिक्का विराम में रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ना कि 0.02 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले जूते पहने एक व्यक्ति जमीन पर खड़ा है। यदि व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है तो जमीन पर दाब डैश होगा। मतलब बताना है कि जमीन पर दाब कितना न्यूटन का होगा, ठीक है। तो इसका जो सूत्र होगा ना दाब का वो होता है P बराबर F बटा में F जो होगा वो बल हो जाएगा और A जो हो जाएगा वो एक्सेलरेशन हो जाएगा, ठीक है। P बराबर F बटा में A इसका सूत्र होता है। जबकि हमको क्या निकालना है, तो हमको इसमें से P निकालना है और F का मान दिया है 600 न्यूटन, ठीक है। A का मान दिया है 0.02, ठीक है। तो ये 0.2 दशमलव खत्म होगा तो ऊपर में 100 हो जाएगा और ये 2 से 3 मिनट में कट जाएगा तो 3 पर 4 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जमीन पर दाब लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17
क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है ना कि पादपों में जीवन प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण अधिकांशतः पादपों पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा के पर्यावरणीय स्रोत एक समान होता है। ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरण कुछ ही पादपों पर आधारित होते हैं। और ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण पादपों पर आधारित नहीं होता है। पूछा है कि कौन सा कथन सही है, पादपों में जीवन प्रक्रिया के निम्न कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण पादपों पर आधारित नहीं होता है, यही कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ना कि घरेलू विद्युत परिपथ में फ्यूज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। जो हमारे घरों में जो फ्यूज लगा होता है ना, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, धारा में वृद्धि करना। ऑप्शन नंबर बी, बिजली का भंडारण करना। ऑप्शन नंबर सी, ओवरलोडिंग रोकना और उपकरणों की सुरक्षा करना। और ऑप्शन नंबर डी, वोल्टा कम करना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत जो हमारे घरों में लगा होता है फ्यूज, उसका जो ओवरलोडिंग रोकना और उपकरणों की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है ना कि चिह्न परिपाटी के अनुसार दर्पण द्वारा निर्मित सीधे प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश से डैश रूप से ली जाती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। ऑप्शन नंबर सी, काल्पनिक। और ऑप्शन नंबर डी, शून्य। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, धनात्मक। जो चिह्न परिपाटी के अनुसार दर्पण द्वारा निर्मित सीधा प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होता है ना, वो हमेशा धनात्मक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है ना कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा किसी पदार्थ की क्षारकीय प्रकृति के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, एन है। ऑप्शन नंबर बी, एच प्लस। ऑप्शन नंबर सी, एल माइनस। ऑप्शन नंबर डी, ओ एच निगेटिव। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो क्षारीय प्रकृति के लिए उत्तरदायी होता है, इसको ओ एच निगेटिव से, जो ये ओ एच पर जो निगेटिव होता है ना, इसको आयन से दर्शाया जाता है, इसको आयन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आपरा द्वारा नहीं किया जाता है। ये आपरा जो होता है ना, ये आपरा है, आपरा दिया है, इसी को अंग्रेजी में प्लेसेंटा कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको प्लेसेंटा कहा जाता है और हिंदी में इसको गर्भनाल कहा जाता है। आपरा को हिंदी में गर्भनाल कहा जाता है। ठीक है, तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गर्भनाल द्वारा नहीं किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, प्रसव शुरू करने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव। ऑप्शन नंबर बी, संगर्भता को सहारा देने के लिए हार्मोन का उत्पादन करना। ऑप्शन नंबर सी, माँ से भ्रूण तक ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का संचार करना। ऑप्शन नंबर डी, भ्रूणीय रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड और अपशिष्ट को हटाना। पूछा है कि नहीं किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रोसेस शुरू करने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो स्राव होता है ना, ये गर्भनाल के द्वारा नहीं होता है, बल्कि ये जो पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा होता है, जो कि मस्तिष्क में पाया जाता है। ये पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये गर्भनाल के द्वारा नहीं स्राव होता है। बाकी इसके अलावा जो ये 3 दिया है, ये जो होता है ये गर्भनाल के द्वारा किया जाता है। पूछ रहा है कि नहीं किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है ना कि यदि कोई व्यक्ति टी समय में W कार्य करता है तो शक्ति की गणना कैसे की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं, शक्ति बराबर कार्य प्लस समय। ऑप्शन नंबर बी, शक्ति बराबर समय बटा में कार्य। ऑप्शन नंबर सी, शक्ति बराबर कार्य बटा में समय। ऑप्शन नंबर डी, शक्ति बराबर कार्य गुणे समय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शक्ति का जो फॉर्मूला होता है, शक्ति बराबर कार्य बटा में समय। आप कितना कार्य किए हैं और कितने समय में किए हैं, उसी को शक्ति से डिनोट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 को आ रहा है कि एक विशाल बांध के निर्माण का प्राथमिक लाभ निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, जल विद्युत शक्ति का उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी, सभी निचले इलाकों में बाढ़ की रोकथाम। ऑप्शन नंबर बी, विकेंद्रीकृत ऊर्जा उत्पादन। ऑप्शन नंबर डी, स्थानीय जैव विविधता में तत्काल वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल विद्युत शक्ति का उत्पादन जो होता है ना, एक विशाल बांध निर्माण का जो है प्राथमिक लाभ पूछा है कि प्राथमिक लाभ कौन होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल विद्युत शक्ति का उत्पादन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है ना कि रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य विशेषता क्या है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, परमाणु के केंद्र में एक सघन धनात्मक नाभिक होता है। ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन नाभिक के पारितक कोषों में बंधे रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, परमाणु
पूर्ण रूप से एक समान धनात्मक गोला होता है। ऑप्शन नंबर डी, नाभिक में केवल ऋणात्मक आवेश वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मुख्य विशेषता ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु के केंद्र में एक सघन धनात्मक नाभिक होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक संक्षारण के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए अम्ल, ऑप्शन नंबर बी मिश्र धातु, ऑप्शन नंबर सी जल और ऑप्शन नंबर डी वायु। तो संक्षारण के लिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिश्र धातु जो होता है ना, ये उत्तरदायी नहीं होता है। इसके अलावा ये अम्ल हो गया, जल हो गया और ये वायु हो गया, ये संक्षारण के लिए जिम्मेदार होते हैं। पूछ रहा है कि नहीं होते हैं, इसलिए मिश्र धातु इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और ये जो वीडियो है ये ग्रुप डी के पीवाईक्यू क्वेश्चन है और ये 2025 के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।